अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम अख्तर। दोस्तों, आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं ये अकॉर्डिंगली हमारे पास बहुत कम होता है। हम दुनिया जहान की किताबें पढ़ते हैं, वहाँ पे मेमोइर्स लिखे जाते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं, आप बीतियाँ लिखी जाती हैं, और उन्हीं किताबों में हमारे मुल्क और हमारे खित्ते के लिए कुछ न कुछ हमें मिल जाता है जो हम फिर अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये पहली किताब है दी जरदारी प्रेसिडेंसी, जिसमें फ़रतुल्लाह बाबर जो प्रेसिडेंट साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, जिसे हम तर्जुमान कहते हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है 2008 से लेकर 2013 तक। अच्छा, फ़रतुल्लाह बाबर साहब सीनियर सहाफ़ी भी रहे हैं और मोहतरमा के साथ वो स्पीच राइटर थे। उनकी ऑफिशियल तकारीर जो होती थी वो फ़रतुल्लाह बाबर साहब लिखते थे, तो बीबी के साथ भी उनका एक कनेक्शन था। और उस ज़माने में वो जरदारी साहब को इतना भाते नहीं थे, लेकिन फिर भी जरदारी साहब ने इनको अपने पास बुला के अपना स्पोक्स पर्सन नॉमिनेट किया है। और फ़रतुल्लाह बाबर साहब जरदारी साहब से बड़े मुतासिर नज़र आते हैं इस किताब में। पहले इस किताब की मैं आपको थोड़ी तारीफ बता दूं, इसकी खूबियाँ कुछ बता दूं। पहली बात यह है कि ये एक अच्छी रिवायत है, लिखना चाहिए। हमारे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स लिखते हैं। असद दुरानी साहब की किताब मेरे पीछे पड़ी हुई है, द वे इट वाज, ब्रिगेडियर साहब की लिखी हुई है, टीपी के। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान बहुत लेट लिखते हैं या बहुत कम लिखते हैं, और बड़ी सीटों पे जो बैठे रहते हैं वज़राए आज़म हमारे सदूर साहब, वो तो बिल्कुल कम लिखते हैं। मुशर्रफ साहब ने लिखी थी, अच्छी बात है, उस पर आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसका एहतराम भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना एक अच्छा अमल है। दूसरी इस किताब की खूबी ये है कि ये इनसाइड स्टोरीज हैं, अंदर की बात लेके आते हैं, जहाँ पे आम इंसान, आम मीडिया पर्सन की अप्रोच नहीं होती, वहाँ पे जाके आपको ये बात दिखाते हैं कि वहाँ पे असल में चलती किसकी है, वहाँ पे लोग कौन से होते हैं जिनकी अप्रोच होती है। मसलन मलक रियाज साहब के लिए हम सुनते हैं कि बड़े वो पसंदीदा शख्स हैं सबके, भले वो खान साहब हों, भले वो नवाज शरीफ साहब हों, भले वो जरदारी साहब हों। इस किताब में दो तीन जगहों पे मलक रियाज साहब जरदारी साहब के बेडरूम में, प्रेसिडेंट के बेडरूम में उनको अप्रोच थी, वहां तक वो जा सकते थे। फिर जब 2018 में जो सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन से, जिसमें रजा रब्बानी साहब के लिए नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि अनअपोज में उनकी हिमायत करता हूँ, वो चेयरमैन सेनेट कंटिन्यूसली चलाते रहे, लेकिन जरदारी साहब ने वो बात नहीं मानी। तो जब वो मीटिंग हो रही है पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की, तो जरदारी साहब ने कहा कि हम सादिक संजरानी की हिमायत करेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि वो बाद में आके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे। तो मलक रियाज साहब उस वक्त भी मौजूद थे और वो कॉल कर रहे थे। शक ये है कि वो इमरान खान साहब से ही बात कर रहे थे, कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि ठीक है, सादिक संजरानी को मैं वोट करूंगा, और उसके अगेंस्ट में जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट का, जो बाद में सलीम मांडीवाला साहब बने थे, मैं पीपल्स पार्टी के उस कैंडिडेट को भी सपोर्ट करूंगा अगर पीपल्स पार्टी सादिक संजरानी को सपोर्ट करती है। और सादिक संजरानी साहब जो बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडर थे, वो 6 सेनेटर्स थे, लेकिन उनको इतना अपने आप में भरोसा था कि आप हमें सपोर्ट करें ना करें, हम जीत जाएंगे। और ये मिस्टीरियस लिख रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब, इस पर मैं बाद में आता हूँ। एक और इस किताब की मैं आपको खूबी बताऊं कि मिलिट्री और सिविल जो हमारे कॉरिडोर्स में पावर्स हैं, उनका आपस में कितना लेना देना होता है। मसलन एक जगह पे लिख रहे हैं कि तस्वीर के लिए हम परेशान होते थे कि सिर्फ एक अच्छी सी तस्वीर आ जाए जिसमें एक दूसरे से मुस्कुरा के बात कर रहे हो या नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हो, उनके चेहरे से वो जो तासुर हो वो गुस्से वाला ना हो, परेशानी वाला ना हो, टेंशन वाला ना हो। लेकिन एक तस्वीर के लिए हम परेशान होते थे। मसलन एक मरतबा लिख रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन आई थी जब उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हो गया था। वो जब आई तो हम परेशान थे कि एक तस्वीर हमें मिल जाए जिसमें हिलरी क्लिंटन का मूड अच्छा हो, सदर साहब का मूड अच्छा हो। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, बाद में जाके हमें एक तस्वीर मिली, जिससे हमने यहाँ एक मरतबा जब मीडिया पे खबरें चल गई,
जो मैंने अपनी शॉर्ट में भी आपको बताया कि सदर साहब जा रहे थे दुबई, तो मीडिया में जब खबरें चल गई तो इन्होंने उसका रिबटल देना था। तो एक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक सरायकी में जाके उनसे जुमला कहा कि सर थोड़ा मुस्कुरा दें, सदर साहब को कहा कि थोड़ा मुस्कुरा दें तो पता चले दुनिया को कि आप अपने वजीर आजम से खुश हैं। तो जरदारी साहब ने स्माइल दी तो कैमरामैन ने क्लिक कर दिया। अब एक क्लिक के लिए, एक रीबटल देने के लिए कितनी तगोदो करनी पड़ती है। महलों की साजिशें आपने सुनी हैं मुगलों के दौर में, और जो पिछले 2000 साल की हम तारीख सुनते हैं, भाई भाई का कत्ल कर देता है, बाप बेटे का कत्ल कर देता है, लेकिन आज भी महलों की साजिशें और वहाँ पे जो टेंशन होती है वो हम आप नहीं सह सकते या समझ भी नहीं सकते। अच्छा, इस किताब में जो जुडिशल एक्टिविज्म है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी आप पढ़ के आपको तकलीफ होगी, दो तकलीफ होगी कि किस तरह एक पूरे पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स के अपना मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, इमरजेंसी जो मुशर्रफ ने लगाई, जो इनको स्टेप डाउन किया। उसके बाद फरहतुल्लाह बाबर साहब ने लिखा है कि मोहतरमा भी नहीं चाहती थी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मैं वापस ले आऊँ। हाँ, वो ये चाहती थी कि चीफ जस्टिस की सीट में वापस ले आऊँ, उनका रिगार्ड करूँगी, लेकिन इस बंदे को मैं नहीं लाइक करती। इवन नवाज शरीफ को एक मीटिंग में कहा है कि ये बंदा काबिले भरोसा नहीं है मियाँ साहब, और मियाँ साहब ने इत्तेफाक किया है कि बीबी आप मोहतरमा आप सही कह रही हैं, वाकई आप सही कह रही हैं। बाद में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो 111 ब्रिगेड जो मशहूर ज़माना है वो पहुंच गई थी प्रेसिडेंट हाउस में। तो वो जो इनसाइड स्टोरी है फरहतुल्लाह बाबर साहब की, वो आप पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस टेंस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बुलवा रहा है अपने एडवाइजर्स को, अपने मिनिस्टर्स को, कोई नहीं आ रहा। फरहतुल्लाह बाबर साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब पूछ रहे हैं कि कौन कौन आया है, बहुत सारे नहीं आए। और एक जगह लिख रहे हैं फरहतुल्लाह बाबर साहब कि जरदारी अलोन, अकेला बंदा। मतलब हम तो समझते हैं कि दुनिया उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, अवाम उनके साथ है, मिनिस्टर्स हैं, आगे पीछे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन अकेला बंदा। ये मैं बात कर रहा हूँ मेमो गेट स्कैंडल की। उस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड थे जरदारी साहब कि एक डेलीगेशन आता है उनके पास श्रीलंकन, और एक आता है बाद में बिजनेस कम्युनिटी का कोरियन डेलीगेशन। वो बेचारे एक लफ्ज तक नहीं बोलते, सिर्फ जरदारी साहब बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और जो मीटिंग का जो टॉपिक था उससे हटके सिर्फ अपनी बातें, मैं इनको देख लूंगा, ये मुझे समझते नहीं है, अमेरिका वालों की ऐसी की तैसी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसी बातें कि श्रीलंकन डेलीगेशन ने एक लफ्ज पूरी मीटिंग में नहीं बोला। फिर कोरियन जो डेलीगेशन था उसने भी कोई अल्फाज नहीं बोले, और परेशान हो गए कि क्या हो गया इनको। अब जाहिर है इतनी बड़ी सीट है, इतनी बड़ी डिग्निटी है, तो एहतराम तो करते हैं। और बाद में इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी वो आ जाते हैं कि मीटिंग ख़त्म करें। और तीसरे दिन जब ये अपनी कोर कमेटी को बुला के वहाँ पे बातें करते हैं तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है जरदारी साहब की। और वही मशहूर ज़माना जो मैंने अपने शॉर्ट में बताया कि दुबई जाते हैं, वापस दुबई में जाके रेस्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये सारी इनसाइड स्टोरीज आपको किसी भी और जगह से नहीं मालूम हो सकेंगी। बात करेंगे मीडिया पर्सन मुबैना तौर पे बात करेंगे या अपने सोर्सेस से बात करेंगे, लेकिन इस तरह अथेंटिक बात करना या एनी शायद होना, फर्स्ट रिसोर्सेज हम जिसे कहते हैं, बुनियादी माखज, तारीख में जब भी किताबें लिखी जाती हैं तो बुनियादी माखज को बड़ी अहमियत दी जाती है कि एनी शायद कौन था, उस वक्त मौजूद कौन था। अब आ जाती है इस किताब की खामियों पे। सबसे पहले फरहतुल्लाह बाबर साहब बड़े सिंपैथेटिक हैं, जरदारी साहब और उनकी जो तरीका है सियासत है, इवन हल्का हाथ रख जाते हैं उनकी जो सो कॉल्ड करप्शन है या उनकी पार्टी की जो करप्शन है। ठीक है, आप कह सकते हैं आप पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, सेनेट में रहे हैं, मोहतरमा के साथ रहे हैं, जरदारी साहब के साथ रहे हैं, लेकिन इस वक्त कराची डूब रहा है। आप मुझे बताएं कि 18 साल जो 2007-8 में एक बच्चा पैदा हुआ था वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्डर है, वो 18 साल का हो गया है, बालिग हो गया है, लेकिन आपकी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया
आप चले जाएं सिंध के किसी भी छोटे गांव में, किसी भी छोटे शहर में, एक एक एमपी, एक एक एमएनए के पास कितने पावर्स हैं, कितने अरबों रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं। कहाँ से बनाएंगे? शायद आपके आशीर्वाद से बनाएंगे ना। एक एक सिंध में जो छोटी छोटी, या अब छोटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तादाद में जो 5,000 लोगों की भी जो एक कास्ट है, जो बिरादरी जिसे हम कहते हैं, उसको भी उन्होंने कौम बनाया हुआ है। मैं फलां कौम का मालिक हूँ। वो कौम एक सिंधी कौम है, लेकिन सिंधी कौम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। सिंधी कौम कोई भी नहीं है। किसी की मक्सी कौम है, किसी की चांडियो कौम है, कोई जलबानी कौम है, कोई भुट्टो कौम है। बिरादरियों को आपने कौमों में बदल दिया और उनके वडेरों को आपने इलेक्टेड करके एमपीएस एमएनएस बना के सेनेट चेयरमैन, सेनेट तक ले जाके आपने उनको एक ऐसे समझे कि आपने उनको अपने प्रोग्राम में शामिल कर दिया कि आप सब सही कह रहे हैं। और वहां पे जो उनके पीछे हालात हैं, 2010 की जो फ्लड आए, 2022 के जो फ्लड आए, गुर्बत कितनी है, तालीम, सेहत, पीपुल्स पार्टी ही है ना। 18 साल से तो वही बैठी हुई है। आप किस तरह कह सकते हैं कि नहीं, कोई भी करप्शन नहीं है? उसके अलावा इस किताब में जो आपने मेमोगेट स्कैंडल में आपने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, हुसैन हक्कानी साहब आए, लेकिन वो फिर वापस कैसे गए? उस बात को आप खा गए, हजम कर गए। और ये मेरी अपनी राय है कि ये किताब किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी इंसान ने, किसी न किसी इदारे ने इसको सेंसर किया है। आगे पीछे लिखी हुई है, तरतीब में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 10 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में चैप्टर्स हैं। 450 पेजेस की है, 6,000 कीमत है। लाइट स्टोन पब्लिशर्स वालों ने इसको शाया किया हुआ है। तस्वीर अलग से हैं जो नेशनल आर्काइव से फरत बाबर साहब ने हासिल की हैं, लेकिन तरतीब नहीं है। आप गुम नहीं हो जाते किताब में। एक तरतीब होती, आप कहीं से भी स्टार्ट करते, मोहतरमा की ज़िंदगी से स्टार्ट करते, अपनी ज़िंदगी से स्टार्ट करते, जरदारी साहब की ज़िंदगी से स्टार्ट करते और उसको एंड तक ले आते, और फिर 2013 से भी आप आगे चले गए। और फिर मिस्ट्रियस मिस्ट्रियस की क्या बात है? जरदारी साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं। आप लिखते हैं कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। वो उनके साथ मिल बैठ के हुकूमत करना चाहते हैं, पावर कॉरिडोर्स में अंदर रहना चाहते हैं। वो कभी भी अपोजिशन में नहीं बैठना चाहते, वो कोई भी हो। और आपने बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट थी 2018 वाली, उसमें भी आपने लिखा है। मुझे पर्सनली बताया कि यहाँ से कौन बंदा गया था जरदारी साहब के कहने पे, और वहाँ पे जाके नवाज शरीफ की हुकूमत जहरी वाली, सनाला जहरी वाली, वो वहाँ पे गिरवा दी थी। और बाद में आपने खुद लिखा है कि बलूचिस्तान में होम मिनिस्टर थे सरफराज बुख्ती साहब, वहाँ से रिजाइन किया, बाद में सेनेटर बने, बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बने काकड़ साहब की हुकूमत में जो केयर टेकर थी, फिर पीपी में आ गए, माशाल्लाह आप चीफ मिनिस्टर हैं। कौन मना कर सकता है? लाडले हैं ना सरदारी साहब का। ये जोड़ तोड़ के माहिर हैं, इलेक्टेड को अपने पास रखते हैं, जिनको पता होता है कि ये काबिल कबूल हैं। बड़े घरों में भी काबिल कबूल है, मेरे पास भी काबिल कबूल है। जमहूरियत जाने, जमहूरियत के काम जाने, जमहूरियत का क्या लेना देना। लेकिन जमहूरियत में कभी कभी मुखालफत में भी जाना पड़ता है, कभी कभी अपोजिशन में बैठना पड़ता है। और वो जो मशहूर ज़माना तकरीर थी, ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसका भी रीबटल दिया है खुद जरदारी साहब ने, आपने लिखा है इस किताब में। लेकिन मिस्ट्रियस आप इस चीज़ को क्यों लिख रहे हैं? जाहिर है आपको जब मना कर रहे हैं कि आप मेरे तर्जुमान हैं, लेकिन इस चीज़ का आप जो है मना नहीं करें, तो इट मीन्स के उसमें कुछ सदाकत तो है। लेकिन बहरहाल ये किताब पढ़ने के काबिल है। और आपने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि तारीख दानों के लिए ये आगे की का लाहे अमल सेट करेगी। 18 अमेंडमेंट जरदारी साहब की हुकूमत में हुई, दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम था वो हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या निचले सतह पे पावर शेयरिंग हुई? लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर की गई? क्या हुआ? उसका नतीजा, उसका फल तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे कराची डूब रहा है। लोकल गवर्नमेंट्स अगर एम्पावर होती, मेयर मेयर के अगर पास हकीकी पावर्स होते, आज़ाद होता, तो बहुत कुछ कर सकता था वो। और जिसको वोट दिया था आवाम ने,
उसको तो आपने मुखालफत में बिठा दिया। लेकिन ये किताब पढ़ने के लायक है। मैं सब दोस्तों को बोलूँगा कि ये किताब पढ़ें। बेहतरीन किताब है, 450 पेजेस की, तस्वीर अलग से हैं। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात, पाकिस्तान ईरान सऊदीया के ताल्लुकात, और इन सब की फॉरेन, इंटरनल, सब पॉलिटिक्स को ये एक आपको डीप स्टेट का भी आपको बताएगी कि डीप स्टेट क्या है पाकिस्तान में, किस तरह वो यहाँ पे सर्व करती है, किस तरह हुक्मरानी करती है, असल किसकी चलती है, किसकी नहीं चलती। और फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जो दूसरी मरतबा माशाल्लाह इलेक्टेड होके प्रेसिडेंट हाउस में भी बैठे हुए हैं। और इस किताब के आने का जो टाइमिंग है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।